आप बार बार मस्जिद की जिक्र कर रहे हैं सर। अयोध्या में भी मस्जिद का निर्माण बाकी है, करीब 6 करोड़ रुपए की बात हो रही है अभी तक। जितने मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसी मस्जिद को हम मस्जिद नहीं मानेंगे, ना मान सकते। और ऐसी मस्जिद में नमाज अगर कोई अदा करता है तो नमाज उसकी अदा भी नहीं होगी। कैसा होगा बताइए? आप मस्जिद तोड़कर आप बोल रहे हैं कि ज़मीन ले लो। हर जितने भी मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके जो जेन्यून स्कॉलर्स हैं उनकी मुत्तफ़िक़ा राय है। अब वो बनाना चाह रहे तो हमारी तारीख में उसको बोलेंगे ये मस्जिद ज़रारा है। ये मस्जिद ज़रारा है आप कह रहे हैं, तो क्या होगा आगे? मुस्लिम पक्ष ऐसे ही नाराज़ रहेगा? वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य आयोजन हो रहा है, और दूसरा पक्ष नाराज़ रहे? नहीं, नाराज़ का सवाल नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सीक्वेंस बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्यों नहीं मानेंगे? आगे आखिरी हमारा अपेक्स कोर्ट है। मगर ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे देश की आज़ादी के बाद, उससे तो हम सबको इसका नोट लेना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्यों नहीं मोदी सरकार इस ताल्लुक से खुलकर कहती है कि हम इसके ऊपर स्टैंड बाई करते हैं? वरना याद रखिए, सिर्फ मस्जिद नहीं है, कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी। अब आप देखिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हाजी मलंग दरगाह के बारे में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहकर इस तरह की बात करते हैं क्या? शिवसेना वाले भी बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के फैक्शन के, क्यों हम भी भिजाए थे। तो भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं बोले? सब पे इल्ज़ाम लगा था, तुम सब लोग जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेते। अब जब अपील नहीं हो रहा था, इसलिए कह रहा हूँ कि इनके हौसले बढ़ रहे हैं। और जिस बात का मुझे खदशा था, अप्रीहेंशन था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली सही साबित हो रहा है। इनकी हिम्मत हौसले बढ़ गए हैं, जो चाहे करेंगे। आपने शिवसेना का जिक्र किया सर, उद्धव ठाकरे के गुट का। वो अभी इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं और उनके भी नेताओं को इनवाइट किया गया है। आपको इनविटेशन मिला है? और मिलता तो आप जाते? जब से मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे इनविटेशन, मेरा स्टैंड कंसिस्टेंट है, शुरू से क्लियर है। इसमें कोई झोल झाल नहीं है, इसमें इफ्स और बट्स नहीं है, इसमें क्लियर कट है मेरा स्टैंड। उद्धव ठाकरे बारे में क्या कहेंगे? आपने अभी जिक्र किया। तो उद्धव ठाकरे का उनको बोलो, वो तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं डेमोलिशन का। उन्होंने तो महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया। एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा इस बात को। तो बताइए अब उस पर और क्या बोलने की जरूरत है? वो तो क्लियर कट उनमें कंपटीशन चल रहा है, उनमें बीजेपी में। 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, इतना भव्य आयोजन, 24 के चुनाव पर इसका असर होगा? देखिए, कोशिश तो बीजेपी ज़रूर करेगी, मगर इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी ज़मीन पर चीन ने जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में कब्ज़ा करके बैठी है। बहुत से मुद्दे हैं। अब बीजेपी इस इशू को लेकर बताना चाह रही है कि देखो बीजेपी ने ये कर दिया है, और फिर मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखा दी है। मगर मुद्दा तो बेरोज़गारी रहेगा, मुद्दा महंगाई रहेगा, मुद्दा चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है वो रहेगा, मुद्दा जो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं वो जो परेशान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। क्या इंडिया अलायंस कुछ कर पाएगा सर? आपको क्या लगता है, आपका रुख क्या है, आपकी पार्टी का रुख क्या है इंडिया अलायंस को लेके? बीआरएस के साथ यहाँ रहे, बीआरएस अब सत्ता में नहीं है, बीआरएस भी इंडिया अलायंस का पार्टनर नहीं है, एमआईएम भी पार्टनर नहीं है। आगे क्या होगा? एक यूनाइटेड इंडिया अलायंस जो है वो सक्षम है, सफल होगा? जिस चीज़ का मैं हिस्सा नहीं हूँ उसके बारे में तबसरा मैं नहीं कर सकता। जो चीज़ मेरे सामने है मैं उस पर बोल सकता हूँ, अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ उस पर मैं कैसे कमेंट करूँगा? राहुल गांधी यहाँ चुनाव में आए थे, बार बार आप पर हमला कर रहे थे। अभी उनकी न्याय यात्रा होने वाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको वो सफल मानते हैं, कांग्रेस पार्टी सफल मानती है, अब न्याय यात्रा की बात हो रही है। चलिए, उनका प्रोग्राम है, उनसे पूछ लीजिए, उनकी पार्टी बताएंगी, मैं कैसा बताऊंगा उसके बारे में। 24 के चुनाव में आपकी नज़र में क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं? और आप अपनी यहाँ पर पार्टी, आप इकलौते सांसद हैं, औरंगाबाद में एक और सांसद हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ना सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद, बल्कि किशनगंज की पार्लियामेंट सीट पर भी हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और दूसरी जगहों पर भी।
और हमारा मानना ये है कि भारत की राजनीति में जब हर समुदाय का, हर कास्ट का एक रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में है, तो मुस्लिम समुदाय का क्यों ना हो। मेरा आखिरी सवाल सर, 24 के चुनाव से पहले मुद्दा सीए एनआरसी का भी फिर से सामने आने लगा। कहा यह जा रहा है कि शायद एक विशेष सत्र बुलाकर इसको लागू किया जाए, इस पे आप क्या कहें? नहीं, मैंने तो पार्लियामेंट में जब CAA का कानून मोदी सरकार ने लेकर आई थी, मैं तो पूरी लोकसभा में उस कानून को फाड़ दिया और फाड़ कर कहा कि ये काला कानून है। मैं इसको इसलिए फाड़ रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने उस वक्त के गोरे वाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था और ये कानून मज़हब की बुनियाद पर बन रहा है, ये हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और ये सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ होगा देश के गरीबों के ख़िलाफ़, मुसलमान और दलित के ख़िलाफ़। तो हम तो शुरू से उसके ख़िलाफ़ है और आज भी हम उसके ख़िलाफ़ रहेंगे और इसीलिए हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तेलंगाना की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ उसके खिलाफ और रेजोल्यूशन ये भी तय किया गया था कि NPR NRC तेलंगाना में नहीं होगा। तो आप अभी भी मानते हैं, विरोध करेंगे इसका, और आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा? नहीं, हम तो CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे। रहा सवाल जहाँ तक जो हमारे हिंदू जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से भारत में आए हैं, उनको आपको क़ानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पावर्स है, आप उनको एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा दे सकते, उनको सिटीजनशिप भी दे सकते, मगर ये क़ानून लाने का मकसद ये है कि आप कई लोगों को परेशान करना चाहते हैं और सिर्फ CAA को अकेले आप नहीं देख, CAA को NPR NRC के साथ देखना पड़ेगा। और सवाल ये पैदा होता है, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हुआ, क्यों BJP खिलाफ है, वहाँ का मुख्यमंत्री खिलाफ क्यों है उसका? देख लीजिए इनका दोगलापन, इनकी हिपोक्रेसी देखिए आप। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।